कि बीजेपी के साथ अलायंस हुआ। बीजेपी के साथ अलायंस इसलिए हुआ क्योंकि नेशनल कांग्रेस को लोगों ने नकारा था। जर्नलिज्म में जब नेशनल हुकूमत होती थी तो शायद ये माइक हाथ में नहीं होता था, ये बंद रखना पड़ता था। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली पार्टी थी जो दिल्ली गई थी, जो देवेंद्र सिंह राणा जी कहते हैं कि दिल्ली पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी, हमारे पास आंकड़े कम है, आप हुकूमत बनाओ। ग्राउंड जीरो भारत में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। कश्मीर की सियासत का नया शुमारा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। कश्मीर की सियासत के आज के शुमारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए फार्मर जर्नलिस्ट सईद तजम्मुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बांडीपरा के कैंडिडेट है जो बांडीपरा से असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है ग्राउंड जीरो भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो भारत का भी, सुलेमान साहब का भी। सर, जैसे कि आप एक जर्नलिस्ट है तो जर्नलिस्ट से फिर सियासत में आना कैसा लगा आपको और आखिर क्या वजह रही कि आपने जर्नलिज्म सहाफ़त छोड़कर सियासत में आए? यकीन करें, जो हमने लिखा, जो हमने पढ़ा, जो हमने देखा, वो शायद लीडरों ने पूरा नहीं किया। और हम कहते थे कि बांडीपोरा को रोड कुशादगी की ज़रूरत है श्रीनगर से यहाँ तक। हम लिखते रहे, बोलते रहे कि गुरेज रोड में आपको ऑल वेदर टनल चाहिए था। ये लोग आज भी 21वीं सदी में 6 महीने कट के रह जाते हैं। लेकिन अगर आप बांडीपोरा आते आते, चूँकि आप खुद यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आप देखेंगे शायद मुझे लगता है कि यहाँ MLA नहीं रहा हो 40 सालों से, क्योंकि आज भी वही मैनिफेस्टो है कि हमने जी मछुआरों के लिए, जी फिशरमैन के लिए ये चीज़ें बनानी है। क्या 40 साल में ये नहीं हो सकता था? और ख़ुद उन्होंने अपने शिकस्त का एतराफ़ किया जो MLA यहाँ रहे हैं। वो आजकल 2024 में नया मैनिफेस्टो लेके आए हैं। हालांकि कुछ इंडिविजुअल मैनिफेस्टो बाद में रातों रात वो कापियाँ गायब हो गई और पार्टियाँ बदल गई रातों रात में। लेकिन अगर बांडीपोरा में यहाँ MLA ने काम किए होते, MLA ने अपनी पार्टी की लाज रखी होती और पार्टियां बदलने का सिस्टम उतना ज़्यादा तेज़ नहीं किया होता, तो यकीनन हमारे लिए शायद मतबादल नहीं था जर्नलिज्म टू पॉलिटिक्स। इट वाज नॉट एन अल्टरनेटिव फॉर मी। लेकिन यकीनन जब हम इस बांडीपोरा को देखते हैं, वही रास्ते हैं, वही सड़कें हैं, वही पहाड़ हैं, यहाँ तक कि हमारे मसाइल इतने ज़्यादा हैं जो MLA लेवल पे हल होने चाहिए थी। जब मैंने देखा, जब मैं स्टूडियो से, AC स्टूडियो से ये सारा नज़ारा देख के आया कि ग्राउंड ज़ीरो पे भारत में जो आखिरी इलाका जो बांडीपोरा है, ये इलाका जो है, यहाँ नहीं लग रहा है कि कोई MLA रहा हो, यहाँ नहीं लग रहा है कि एक जमात रही हो, क्योंकि एक जमात का फ़र्द जो है वो लीडर बन जाता है जमात से, दूसरे दिन वो दूसरी पार्टी में होता है। और सारा कुछ मैंने देखा कि ओवरऑल जब इसका परसेप्शन हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हैं ये लोग। एक पार्टी में आपको कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको काम मिलना शायद मुश्किल है, आप दूसरी पार्टी में जाते हैं, वहाँ लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स और ये कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिटिक्स जो है, मुझे लगता है कि मुझे अपने दफ्तरों से बाहर आने के लिए अपने इस इलाके में आना पड़ा और यकीनन मुझे लगा कि मुझे ज़ीरो से शुरू करना है। जितनी मेहनत मशक्क़त यहाँ के MLAs को करनी चाहिए थी, यहाँ तक कि MPs भी यहाँ पर चाहे वो कुपवारा से आए हों, बारामूला से आए हों, जो भी आए हों, बांडीपोरा की तरफ देखा भी नहीं है। और मुझे यकीन है कि हम यहाँ पहुँचे हैं और अभी पहला इम्तहान जो हमारा है वो 1 अक्टूबर को होगा और उसके बाद अगर हमारे हक़ में वोट का इस्तेमाल होता है, आपको एक बदलती तस्वीर मिलेगी। और यहाँ का युवा जो है वो रणजी ट्रॉफी में होगा, संतोष ट्रॉफी में होगा, वो बैडमिंटन में उसी कोर्ट में होगा जहाँ से भारत के सुपरस्टार रहे। मुझे लगता है कि बहुत टैलेंट है, लेकिन इसकी तरफ शायद ध्यान देने की ज़रूरत अभी तक इन लीडरान ने नहीं समझी है। अगर सईद तजम्मुल साहब, आप अगर सियासत में आए तो फिर आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में फिरदौस टाक साहब एक जर्नलिस्ट थे, MLC हुए। हमारे सुहेल बुखारी साहब जर्नलिस्ट थे, वो चीफ स्पोक्स पर्सन और एडवाइज़र फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर के बने। और उसके बाद निज़ामुद्दीन भट्ट साहब MLC बनने से पहले जर्नलिस्ट थे। दिस पार्टी इज़ फुल ऑफ टैलेंट और ये टैलेंट को एक्सेप्ट करती है, इंडोर्स करती है। और मुझे ये लगा कि आप दूसरी पार्टी में अगर आप बशारत बुखारी साहब का भी किसी तरह से लाए अमल देखेंगे, शहरबीन से फिर वो PDP में आए, वज़ीर माल बन गए। अमूमन जब इस पार्टी में एक, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा कि पहली खातून वज़ीर आला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा नाम अनाउंस किया, ये पहली बार हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नाम अनाउंस कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब लिस्ट आई तो मुझे लगा कि जितनी एक्सेप्टेंस एक जर्नलिस्ट की PDP में है, जितनी एक आम नागरिक की है, एक कारपेंटर की है, एक मैसन की है, एक कारीगर की है, एक गरीब की है, एक फौजी फैमिली की है, मुझे लगता है कि ये पार्टी जो है ये जर्नलिज्म को, और अगर आपको याद होगा जर्नलिज्म में जब नेशनल हुकूमत होती थी तो शायद ये माइक हाथ में नहीं होता था, ये बंद रखना पड़ता था। हम उस दौर से गुजरे हैं। लेकिन PDP पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो पार्टी है जिसे कश्मीर की रीजनल पार्टी तनकीद का निशाना बनाती है कि कश्मीर की स्टेटहुड खो देना या आर्टिकल 370 के जिम्मेदार जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है।
देखिए सुलेमान साहब, आप इन हालात से खुद मुशाहिदात कर चुके हैं, हालात को देख चुके हैं। जो ये लोग कहते हैं कि इस स्टेटहुड के लिए या इस पोजीशन को यहाँ तक लाने के लिए, वो ज़रा ये भी बोलें कि टास्क फोर्स और इखवान को ख़त्म किसने किया। वो ये भी बोले ना 11,000 स्टोन पेल्टर्स की एमनेस्टी किसने दे दी। वो ये भी बोले ना कि जनाब किबला गिलानी साहब के घर तक, उनके घर तक कौन सा डेप्यूटेशन आया था। वो ये भी बोले ना जम्मू कश्मीर में पानी, बिजली, सड़क के लिए पहली सुविधा जो है वो किस पार्टी ने दी। वो ये भी कहे ना रहबरी ज़राअत, रहबरी जंगलात, रहबरी तालीम, रहबरी खेल ये किसने लगाए। वो ये भी कहे ना कैथसन का जो आम आदमी है, गुरेज का जो बाशिंदा है और मैंडर का जो जवान रात पे सोता था, आज गोलाबारी जो नहीं होती है वो किसने रुकवा दी, उस वक्त सीज़ फायर किसने करवाया। वो ये भी कहे ना इंटरलॉक्यूटर दनीश्वर शर्मा अंजहानी जब बने थे उसको किस गवर्नमेंट ने लाया। देखिए ये कहना बड़ा आसान होगा। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली पार्टी थी जो दिल्ली गई थी, जो देवेंद्र सिंह राणा जी कहते हैं कि दिल्ली पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी, हमारे पास आंकड़े कम है, आप हुकूमत बनाओ। हुकूमत बनाने के लिए एजेंडा ऑफ एलानिस बन गया, उसमें 3 महीने लग गए, फिर दोबारा 3 महीने लगे, फिर मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद ये भी कहते हैं कि जमात इस्लामी को जब आप तंग करना शुरू करते थे, किस पार्टी ने रोका था, हम तंग नहीं कर सकते हैं। हुकूमत गिरने के असबाब भी वही हुए। और जम्मू कश्मीर में जो छापामारी बाकी एजेंसी से शुरू हुई थी, वो किस वज़ीर आला ने कहा था यहाँ पे नहीं हो सकती है। देखिए आप एक पॉइंट लेके चलते हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस हुआ। बीजेपी के साथ अलायंस इसलिए हुआ क्योंकि नेशनल कांग्रेस को लोगों ने नकारा था, उनके पास सीटें नहीं थी। हालांकि उन्हें कोशिश की थी दिल्ली जाकर। अगर ऐसा भी इक्वेशन बनता तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी बी टीम कांग्रेस को लेकर भी किसी और पार्टी के साथ जुड़ता। कहते कि ये नेशनलिज्म में हमें दिख रहा है। देखिए कहना आसान होता है, किसी शख्स के बारे में कोई राय बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पीडीपी ने बीते 25 वर्षों में बांडीपोरा को, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को, कारगिल को, कौन सोच सकता था कि कारगिल का हाजी इनायत साहब चेयरमैन बन सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, कोई सीट आई थी वहाँ से। कौन सोच सकता था नोबरा, ज़नस्कार, इन पहाड़ियों पर पीडीपी के एमएलसीज होंगे। कौन सोच सकता था फिरदौस टाक जैसा मेरे साथ जो जर्नलिज्म में था वो एमएलसी बन सकता है किश्तवाड़ से। सर अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इतने काम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया है तो फिर पार्लियामेंट इलेक्शन में क्यों हार का सामना करना पड़ा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन का हार जो है वो पार्टी से ऐसे वफादार 45 बहुत अहम शख्सियात जिन्हें मुफ्ती साहब ने लोकसभा पहुंचाया, राज्यसभा पहुंचाया, एमएलसी में छोड़कर चले गए। उनके छोड़ के चले जाने से शिकस्त नहीं होती। देखिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो साबिक वज़ीर आला है महबूबा मुफ्ती जी, उन्हें भी अपनी सीट हारनी पड़ी। वाहिदुर रहमान परे साहब है, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं वो सारी सीट इस पार्लियामेंट में तो हार चुके। अरे बात सुने ना, आप पूरी बात सुनते ही नहीं है। जब पीडीपी ने 3 सीटें, तीनों सीटें जीती थी तब क्यों नहीं सवाल किया। जब पीडीपी ने श्रीनगर की 8 सीटों में से 5 सीटें जीती तब क्यों नहीं सवाल किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये एंटी इनकम्बेंसी, लोगों में नाराज़गी हो जाती है। हमने 5 लाख वोट लिया, वो कहाँ से आया। और इस साल का डिलिमिटेशन आपको पता है किस तरह से किया गया था, ये स्टेज कैसे मैनेज किया गया था, उस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। राजौरी का सीट अनंतनाग से हो सकता है क्या, श्रीनगर का वोट त्राल के साथ हो सकता है क्या। ये जो डिलिमिटेशन में यहाँ की पार्टियों के साथ मिल कर एक नक्शा तैयार किया गया था, उसमें 5.25 लाख वोट पीडीपी ने लिया। 50 ऐसे लीडर हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी पार्टियां बनाई रातों रात, जिनने अपने श्रीनगर से एमएलए चुरा कर आप पार्टियां बनाते हैं। वो एमएलए आज घर घर की ठोकरें खाते हैं, वापस आना चाहते हैं, उनको लेने वाला कोई नहीं है। हार और जीत जो है, यहाँ कुछ पार्टियां जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है, वो कह देंगे कि इनको वोट नहीं आया। देखिए ये कहना आसान होता है कि हारा कौन जीता कौन है। जिस वक्त पार्लियामेंट चुनाव हुए थे उस वक्त जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वो लीडर चले गए। ये कोई कार्यकर्ता नहीं चला गया है, कार्यकर्ता ने 5 लाख वोट दिया है। ये लीडर अकेले था, आया और चला गया। लेकिन डिलिमिटेशन और बाकी कई नजरियाती तौर पर कुछ चीज़ें तैयार की गई थी, एक परसेप्शन तैयार किया गया था ताकि पीडीपी की वॉइस जो है वो पार्लियामेंट में ना पहुंचे। यही तैयारियां की जा रही है कि असेंबली में पीडीपी की जो वॉइस है वो ना पहुंचे। नंबर 2, डिलिमिटेशन के बाद पॉलिटिकल डिलिमिटेशन उमर अब्दुल्ला ने की। उन्हें मार्कशीट तैयार किया, रिपोर्ट कार्ड, जनाब इनको कोई सीट नहीं, हम यहाँ से नहीं सीट देंगे। अगर पीएचडी इकट्ठे लड़ता तो मुझे नहीं लगता राहुल जी, उमर जी और बाकी साहब जो एक साथ स्टेज पे होते तो शायद मुकाबला नहीं होता किसी के साथ। सियासत में इतना सवाल पूछना मुख्तसर ही नहीं है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है कि जनाब सीटें नहीं आई। सीटें ना आने के लिए क्या होमवर्क किया गया था उसकी तरफ देखना चाहिए था। उसमें से होमवर्क कौन सा बेहतर है, कौन सा गलत किया गया था। पीडीपी आज भी उसी रोड मैप पे है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद का फार्मूला है
आपके पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, जमात इस्लामी के लोग इंतखाबात लड़ें, उनको फैसिलिटेट करें। भले ही आप मुख्तलिफ नज़रियात से चल रहे हों, लेकिन आप लोग जो हैं आप इकट्ठे चलें और जम्मू कश्मीर के अमन के लिए आप बातचीत करें। जब आप जम्मू कश्मीर के अमन के लिए बातचीत करेंगे तब जाके आपके रास्ते खुलेंगे। सर, वाकई में सहाफत के मैदान में अगर आपकी बात की जाए तो आप किसी तरफ के मोहताज नहीं है, लेकिन सियासत में आप नए हैं, तो बांडीपोरा के अंदर अपने आप को, अपनी पार्टी को आप कहाँ पे देखते हैं? अल्लाह का फजल है। और जब हम बांडीपोरा आए तो मुझे ऐसा लगा कि बांडीपोरा आते आते शायद हमारा काडर कमज़ोर है, लेकिन जब उन्हें मुझसे मुलाकात हुई, वैसे तो मुलाकातें हमारी दूर दूर से होती थी, ऐसा लगा कि ये बांडीपोरा जो है ये वहीं पे है। जो हम PDP में कुछ लीडरान जो है वो दूसरी पार्टियों में चले गए, उनकी अपनी मजबूरियाँ हो सकती है, उनके मामलात निजी हो सकते हैं, इज्तिमाई मामलात कम हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ आकर जब मैं यहाँ पहुँचा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ है। और मैं कल जब ऊपरी इलाकों का दौरा करके आया, जब लोगों से मिला, मुझे बेशतर लोगों ने कहा कि हम PDP के साथ हैं, मुफ्ती साहब के साथ हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा के उस फ़लसफ़े के साथ हैं जिसमें उन्होंने हमें क्रैकडाउन, इकफान और बाकी परेशानियों से बचाया। किसी हद तक हक अदाई हो जाएगी, लेकिन इंसान में भी कुछ परेशानियां होती है, इंसान भी बड़ा खुदगर्ज होता है। कुछ लोग ज़ाती मामलात की वजह से शायद किसी शख्स के साथ जुड़े हों, अल्लाह करे कि ये 10 दिन या उसके बाद भी अगर वो आना चाहें, हमारे दरवाजे खुले हैं। PDP यहाँ पर जिस तरह से कहते हैं ना कि चट्टान पे लिखा हुआ PDP यहाँ पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पहले से ही कमज़ोर था, उसके बाद उस्मान साहब ने पार्टियाँ बदलने का रिकॉर्ड ही अपने नाम कर दिया, जिस तरह से ब्रैडमैन ने लंबी सेंचुरी स्कोर की थी। आप जानते हैं कि बांडीपोरा के अंदर फिलहाल तो बाकी सारे नए कैंडिडेट्स हम मानेंगे वो नए कैंडिडेट्स है और नए चेहरे हैं, लेकिन दो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है, चाहे वो उस्मान साहब की बात करें या निज़ाम साहब की बात करें, फार्मर MLAs रह चुके हैं, उस्मान साहब मिनिस्टर भी रह चुके हैं। क्या लगता है कि तजम्मुल, सईद तजम्मुल उनका मुकाबला कर पाएगा? देखिए, ये मुकाबला मैंने नहीं करना है, ये मेरे गुलकाक ने करना है जिसके घर में अभी तक सड़क नहीं है 30 साल से। ये बशीर साहब ने करना है जिसके मोहल्ले में अभी तक डिस्पेंसरी नहीं है, क्योंकि खुद इन दोनों लीडरान ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एतराफ़ किया कि बांडीपोरा में कुछ नहीं हुआ। करना किसने था, कौन था? ज़रा एक बात बताएगा। एक शख्स था PDF के साथ, दूसरी बार चला गया वो कांग्रेस के साथ, तीसरी बार चला गया वो अपनी पार्टी के साथ, चौथी बार कहा कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। एक शख्स था जो PDP के साथ MLC बना, दूसरा फिर दोबारा MLA बन गया, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चला गया, वहाँ से निकल के रातों रात कांग्रेस पार्टी का मैंडेट चुरा लिया और यहाँ पर आ गए कांग्रेस पार्टी के साथ। मुझे बताइएगा, क्या आवाम को मेरा मुकाबला उसी शख्स के साथ है जिस शख्स ने आज के वक्त में जो है बिजली बिल अभी तक अदा नहीं कर पाया? और आपके इस वक्त का फ़ायदा उठाऊं, मेरे दफ्तर में इस वक्त तकरीबन 15 से 20 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके बिजली कनेक्शन घरों में काट दिए गए हैं। मेरी मोहतबाना गुजारिश होगी चीफ इंजीनियर JK PDCL से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जो बांडीपोरा से हैं, मेरी मुराद है कि आपके कुछ घरों में बीमारियां हैं, डायलिसिस में पेशेंट हैं, कार्डियोलॉजी पेशेंट हैं, एनेस्थेटिक पेशेंट, कितने ही पेशेंट हैं जो घरों में आपको इस वक्त बिजली होनी चाहिए थी, नहीं है, बिजली काट दी गई है। लेकिन क्या इन MLAs का ये काम नहीं होता? क्या उन्हें ये नहीं देखना चाहिए था कि इस इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर लगे हैं लेकिन वहाँ का सारे बिजली फीस अदा नहीं, उसके लिए रोज़गार तलाश नहीं करना था? देखो, मेरा मुकाबला किसी ज़ात के साथ नहीं है, ज़ात आती हैं और जाती है, लेकिन मेरा मुकाबला उसी शख्स के साथ है जो 2024 में रोड नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे फ़िशरमैन के लिए हम स्कीम देंगे, खुद ये कह रहे हैं कि हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसको बना देंगे, गुरेज़ को इसके साथ जोड़ेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? मुझे लगता है मेरा मुकाबला उन्हीं लोगों के साथ है जो PDP के साथ रहकर शायद किसी हद तक किसी वजह से दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, लेकिन PDP वही है और मैं PDP के साथ खड़ा हूँ, लोगों के साथ खड़ा हूँ। मेरा मुकाबला किसी ज़ात के साथ नहीं है। एक आखिरी सवाल सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि PDP का क्या मैनिफेस्टो है कश्मीर को लेकर, वो अलग रखेगा कि हम जानना चाहेंगे कि सईद तजम्मुल का क्या मैनिफेस्टो, क्या मंशूर है बांडीपोरा के लोगों के लिए? देखिए, पहले तो यह है कि मेरा जो वो तबका है जिसमें हमने कल लहरवा घाट और बाकी इलाकों का दौरा किया, हालांकि सब लोग करते हैं दौरा, ये नहीं है कि कोई एक ही बंदा करता है। मुझे वहाँ पर सैंड एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने इशू उठाया कि कोई रेत और बाजरी निकालने के बाद उसका जो ऑटो रिक्शा, उसका जो ट्रैक्टर है वो ज़ब्त किया जाता है। जॉलजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के अहदेदारों से मैं ये मसला उठाऊंगा कि मेरे गरीब भाई का ट्रैक्टर सुबह निकलता है, पहले ही बड़ी मुश्किलात से है। एक तो वो मैनिफेस्टो है कि उसको बहुत ज़्यादा ईज़ आउट किया जाए कि इसका परमिशन कैसे बनाया जाएगा ताकि परेशानियाँ ना हो। दूसरा ये कि हमारी जो बिजली की प्रॉब्लम है, घर घर कनेक्शन काट दिए गए हैं, उसका वन टाइम एमनेस्टी हम करने जा रहे हैं। एक तो एमनेस्टी आपको JK PDCL का है, दूसरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पर। तीसरा ये कि हमारा कश्मीर का जो आखिरी इलाका
ज़िला बांडीपोरा के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपरी इलाके NHPC ने ज़मीनात मुंतकिल की, उसके बाद लैंड कंपनसेशन कितना मिला, उसके अलावा जो वहाँ की बिजली लाइनें वहाँ पे उनको लोगों को देनी चाहिए थी, बिजली सप्लाई वो नहीं दे पाई। वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वहाँ के शिक्षा सेंटर्स उनको ज़रा बेहतर करना होगा। चौथा कि बांडीपोरा के इस अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो कि ट्राइबल कम्युनिटी का है या किसी दूसरी कम्युनिटी का है, उसको ईज़ आउट करना चाहिए। और दूसरा और अहम इशू जो है वो रोज़गार के बाद जो पानी की सप्लाई है, मैंने देखा कि कई इलाके हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई अभी टैप वाटर नहीं पहुँचा है, वो पहुँचाना है। और सबसे बड़ी अहम बात है कि इस सिंगाड़ा और जो नदरू हमारा है, इसको इंटरनेशनल मार्केट में लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो शख्स इस रोज़गार के साथ वाबस्ता है उसको बहुत ज़्यादा बेहतरी मिलेगी। और बांडीपोरा में चूँकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, हमारा क्रिकेटर रांझी जाएगा, हमारा फुटबॉलर संतोष ट्रॉफी जाएगा, हमारा जो हॉकी प्लेयर है वो आगे जाएगा, और हमारा स्टेडियम जिस खूबसूरती के साथ चल रहा है अब इसको सिर्फ आगे लेने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बांडीपोरा का ये नौजवान, बांडीपोरा के गरीब लोग और बांडीपोरा के वो शख्स जिनमें मुख्तलिफ पार्टियों के लिए वोट का इस्तेमाल करें, अब की बार एक मौका आप मुझे दे दें, आपको यकीन न लगेगा कि बांडीपोरा को क्या बल्कि जो शख्स जिस इलाके से भी मेरे पास आएगा उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप नुकसान की बात करते हैं, जितनी देर तक आप इस दफ्तर में इस पार्टी के साथ किसी भी शख्स के साथ जुड़े हों आपको फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको लिखित में देता हूं कि मेरे आने के बाद आपको 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि हम घरों में बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम दफ्तरों में बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम आपको हाथ पकड़ पकड़ कर आपको दफ्तर साथ लेके चलेंगे। और मुझे यकीन है कि बांडीपोरा के जितने इश्यूज़ हमने अभी तक हल किए, लेकिन जो ज़्यादा इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह जब आपका वोट मिला, साथ मिला, हम हल करके देंगे इंशाल्लाह। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दें कि कश्मीर की सियासत के शुमारे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फार्मर सीनियर जर्नलिस्ट सईद तजम्मुल थे, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बांडीपोरा के कैंडिडेट है। बांडीपोरा से वो असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, कंटेस्ट करेंगे। बहरहाल इनका कहना है कि जिन लोगों ने यहाँ के जो एमएलएज रह चुके हैं, फार्मर एमएलएज थे, उन्होंने जो मंशूर रखा है फिर से वही तामीर और तरक्की का रखा है। तो आज से पहले जब वो एमएलए थे तो उन्होंने बांडीपोरा के लिए क्या किया है, तो जो आज फिर उन्हें एक बार फिर से तामीर और तरक्की का मंशूर रखना पड़ा है। तो बहरहाल आने वाला वक्त तय करेगा कि बांडीपोरा से कौन बाजी मारता है, कौन इस सीट को हासिल करता है और कौन फिर इन लोगों की हकीकी तर्जुमानी करता है। मजीद शिशमारू के लिए आप बने रहिएगा ग्राउंड ज़ीरो भारत के साथ।